हेलो एवरीवन, हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट और आशा करता हूं कि आप सभी की हेल्थ काफी अच्छा होगा। वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल। सो डियर स्टूडेंट, अभी हम लोग वन बाय वन करके कंटिन्यूअस जितने भी आप लोग का ट्रेड है आईटीआई टीओ में उन सभी को डिस्कस कर रहे हैं, डिकोड कर रहे हैं, सारे के सारे वो टॉपिक, सारे के सारे वो चैप्टर जहां से आपको क्वेश्चन वगैरह देखने को मिलता है। एंड आज का हम लोग का रहने वाला ट्रेड है फीटर, यानी कि 2024 में सितंबर मंथ में जो आप लोग एग्जाम होना है आईटीआई टीओ का ट्रेनिंग ऑफिसर का, उसका क्या रहने वाला सिलेबस फॉर द ट्रेड ऑफ फीटर। तो चलिए डिस्कस करते हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप लोग का फीटर में या फिर बात करता हूं ये सब का सब जो चल रहा है ये सभी मैकेनिकल का आप लोग का ट्रेड है। इससे पहले दो मैं आप लोग का सिलेबस डिस्कशन कर चुका हूं दो ट्रेड में। पहला आप लोग का था मैकेनिक डीजल और सेकंड आप लोग का था आरएसी यानी कि रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। यह आप लोग का थर्ड हो जाएगा ट्रेड मैकेनिकल का। तो आप देखोगे कई सारा ऐसा टॉपिक है, चैप्टर है जो कॉमन रहता है हर एक ब्रांच में, मैकेनिकल के हर एक ब्रांच में। तो आपको यहां से ये भी आइडिया पता चलेगा कि कुछ टॉपिक या कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो कॉमन है, हर एक ब्रांच में पढ़ना पड़ता है, तो आप कॉमन लेके चल सकते हो। और कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो एक ट्रेड को एक अलग करता है बाकी बाकी सारे अलग ट्रेड से, यानी कि आपको उसको स्पेसिफिक पढ़ना पड़ेगा उस ट्रेड के लिए। तो वो कौन सा है और वो कौन सा चैप्टर और इंपॉर्टेंट है हर एक ट्रेड में, उसके बारे में मैं आपको यहाँ पे नॉलेज बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि फिटर का क्या रहने वाला है सिलेबस। 2024 में एग्जाम होना है ट्रेनिंग ऑफिसर का, राइट। चलिए, और एज यू नो दैट मैं आपको पहले भी बता रखा हूं, तो यहां पे जो अगर आपने आईटीआई कर रखा है तब तो आप एलिजिबल हो ही, बट अगर आपने डिप्लोमा कर रखा, पॉलिटेक्निक कर रखा, बीई बीटेक कर रखा, तब भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। सैलरी वगैरह काफी अच्छा मिलता है आप लोग को, है ठीक है। प्रमोशन वगैरह भी बहुत अच्छा देखने को मिलता है, जॉब प्रोफाइल भी काफी अच्छा है। तो यानी कि ग्रोथ भी, सैलरी भी, वर्क इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छा आप लोग को ये पूरा का पूरा अगर जॉब का कहा जाए तो बहुत ही अच्छा एक सरकारी नौकरी है, राइट। और ये आपको हमेशा देखने को नहीं मिलता है, जैसे मैंने कहा इससे पहले 2022 में एग्जाम हुआ है, उसके बाद 2024 में हो रहा है। और सिलेबस इतना इको फ्रेंडली है। इको फ्रेंडली मतलब क्या है कि जैसा सिलेबस रहता है, जैसा टॉपिक वाइज रहता है, अगर आप हर एक पॉइंट के बेसिस पर आप पढ़ लोगे ना तो एग्जाम निकल जाएगा, उतना टफ नहीं होता है। और काफी स्टूडेंट यहाँ पे इसको फाइट करते हैं। तो आप लोग, और खासकर मैं मैकेनिकल वाले को इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैकेनिकल का वैकेंसी बहुत ही कम निकलता है। आप देखते हो एसएससी रहे या कोई और भी रहे, जैसे अगर बात करें एमपी सब इंजीनियर का भी अगर मैं बात करता हूं तो वहां भी आपको वैकेंसी बहुत ही कम देखने मिलता है मैकेनिकल वाले ट्रेड का। लेकिन यहां पे अगर बात करा जाए तो यहां पे पांच आउट ऑफ 10 में टोटल अगर ट्रेड का बात करा जाए जो एमपी में ट्रेनिंग ऑफिसर का निकलता है 10 ट्रेड है, तो 10 ट्रेड में 5 केवल मैकेनिकल का है, 5 केवल मैकेनिकल का है। तो अगर आप यहां पे अच्छा कर जाते हो ना तो बहुत अच्छा एक आपके पास एक चांस है जॉब लेने का। और आप लोगों को पहले बता देता हूं कि व्हाट्सएप ग्रुप आप लोग के लिए बना दिया गया है, अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो एक सही बेच के अकॉर्डिंग ताकि आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए, तो आप लोग के लिए व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर दिया गया। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना। जो भी आगे चलकर बेस के अकॉर्डिंग या फिर इस एग्जाम के रिलेटेड कोई अपडेट आएगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा, तो वहां पे आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, राइट। तो चलिए स्टार्ट करता हूं। और मैं आप बता देता हूं और एक चीज क्या कि ये जो सिलेबस है 2022 का है, ठीक है। ये क्या है, 2022 का सिलेबस है। तो आप बोलेंगे सर जी 2024 में सिलेबस चेंज होगा क्या? नहीं डियर, चेंज नहीं होगा, जैसा 2022 में था वही सिलेबस रहने वाला है। अच्छा, और वही बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आते रहता है, सर जी बैच कब ला रहे, बैच कब ला रहे। एक बार मुझे मैकेनिकल का सारे सिलेबस को डिकोड करने दो, है ना, क्योंकि मेरा टारगेट ये है कि आप लोग को सही डायरेक्शन पे और सही कंटेंट प्रोवाइड करूं। तो वो कब होता है, जब आप पैटर्न को बहुत अच्छी तरह से स्टडी करते हो, पॉइंट वाइज स्टडी करते हो। प्रीवियस में जो एग्जाम हुआ है उसका पीवाईक्यू में ले रहा हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले रहा हूं, उसका एनालिसिस कर रहा हूं, देख रहा हूं कि भाई सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा जा रहा है या नहीं जा रहा। कई बार ऐसा देखा जाता है कि सिलेबस में कुछ रहता है और जब एग्जाम में क्वेश्चन आता तो कहीं और टॉपिक से कुछ कुछ आउट ऑफ द सिलेबस पूछ दिया जाता है ना, कुछ अलग अलग ऐसे टॉपिक ऐसे चैप्टर से रहता है जो आपके सिलेबस में है ही नहीं। तो मैं पूरी तरह से स्टडी पहले कर रहा हूं, क्योंकि स्मार्ट स्टडी करना आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पढ़ने वाले तो हजारों होते हैं, लाखों होते हैं, लेकिन उस लाख में अगर आपको मेरिट बनाना है, अगर आपको जॉब लेना है, तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से, आपको बहुत ही मतलब समझ सकते हो ना कि स्मार्ट स्टडी करना, है ना, पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिसके लिए प्रीवियस ईयर का एनालिसिस, सिलेबस का स्टडी करना काफी इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको हमेशा कहूंगा कि किसी भी एग्जाम का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो सिलेबस का स्टडी करना, उसको टॉपिक का स्टडी करना, और साथ ही साथ पीवाईक्यू जो प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाता है कि दिया क्या गया है और पढ़ना कैसा है, किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है, लेवल का जो भी क्वेश्चन रहता है उसका लेवल कैसा रहता है, टफ रहता है, हार्ड रहता है, लो रहता है, थ्योरेटिकल रहता है कि कॉन्सेप्चुअल रहता है, राइट। तो ये आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा।
तो एक बार मुझे सारे सिलेबस को डिकोड करने दो, खासकर मैकेनिकल वाले का। उसके बाद मैं आप लोग को अनाउंसमेंट कर दूंगा, डोंट वरी, कि बैच आप लोग का कब से आ रहा, कब से ज्वाइन कर सकते हो। मुझे कुछ टाइम दे दो, 4-5 दिन का, सारे सिलेबस में देख लूंगा, पीवाई के एनालिसिस कर दूंगा। उसके अकॉर्डिंग मैं आपको लाऊंगा भी कि कोई बच्चा अगर अपने से तैयारी करना चाहता तो क्या करोगे। लेकिन वही चीज है, अगर आप अपने से तैयारी करना चाहते हो तो पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है, क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत सारा चीज होता है आईटीआई वाले में। लेकिन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सटीक पढ़ो, अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ो और टॉपिक पढ़ो, और पीवाईक्यू एनालिसिस के बेसिस पे अगर आप पढ़ोगे तो आप कम टाइम पे अच्छा रिजल्ट कर सकते हो, जॉब को निकाल सकते हो। और नहीं तो हो क्या जाता है, दिक्कत ये हो जाता है बच्चों के साथ कि खुद से जब करते हैं ना तो पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या, समझ उनको नहीं आता है। और पढ़ने के लिए तो अथाह समुद्र जैसा है, लेकिन आप अगर पीएचडी करने नहीं आए हो, आपको यहाँ पे जॉब निकालना है एंड ऑफ द डे, तो आपको कम से कम पढ़ना है ताकि उसको आप रिवाइज भी कर पाओ, उससे क्वेश्चन भी लगा पाओ। अगर बहुत ज्यादा पढ़ लिए तो फिर रिवीजन में दिक्कत हो जाता है, और अगर रिवीजन में दिक्कत हो जाता है तो पीवाईक्यू नहीं लगा पाओगे। इसलिए ज्यादा भी आपको नहीं पढ़ना, आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना, जिस एग्जाम का प्रिपरेशन करो उसके लेवल पढ़ना है। अब यहाँ पे बीटेक वाले स्टूडेंट भी है, डिप्लोमा वाले स्टूडेंट भी है, तो आपको ऐसा नहीं कि मैं डिप्लोमा और बीटेक लेवल का पढ़ूं, नहीं है ना, उस लेवल का भी नहीं पढ़ना। आपको जिस लेवल का पूछा जाएगा उसी लेवल का पढ़ना है। और कई सारे स्टूडेंट को यह भी लगता है कि मैंने बीटेक डिप्लोमा कर लिया और ये आईटी लेवल का एग्जाम है तब तो मेरे से निकल जाएगा। बहुत बार ऐसा जगह देखा जाता है ना कि यहाँ पे डिप्लोमा बीटेक वाले स्टूडेंट कर ही नहीं पाते हैं, क्योंकि पूरी तरह से थ्योरेटिकल है। और आप जो डिप्लोमा या बीटेक में पढ़ते हो अधिकतर वो थ्योरी कम रहता है और न्यूमेरिकल पार्ट भी थोड़ा बहुत रहता है, डेरिवेशन पार्ट भी यहाँ रहता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल है। और आईटी वाले स्टूडेंट को भी बोलूंगा कि आप अच्छे से अगर प्रिपरेशन करते हो तो निकाल सकते हो, लेकिन आप हल्के में मत लेना डिप्लोमा और बीटेक वाले स्टूडेंट को, क्योंकि अगर वो अच्छे तरह से करेंगे तो आपको बहुत खतरनाक टक्कर देंगे। लेकिन हाँ, अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे ना, जो आप पढ़े हो अच्छी तरह से पढ़े हो, उस चीज को अगर पूरी तरह से यूटिलाइज करेंगे, टाइम मैनेजमेंट करके पढ़ाई करोगे, तो श्योर आपका जॉब है, कोई आपसे छीन नहीं सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो फीटर में सबसे पहला देखो 1 by 1 करके टॉपिक दिया गया है ना। तो सबसे पहले क्या है, प्लान और ऑर्गेनाइज द वे टू मेक जॉब एज पर स्पेसिफिकेशन, अप्लाइंग डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब, फिटिंग ऑपरेशन एंड चेक डायमेंशन एक्यूरेसी, फॉलोइंग सेफ्टी प्रिकॉशन। देखो पहला मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि ये क्या बोल सकते हो कि कॉमन टॉपिक है हर एक ट्रेड में। मैकेनिकल का फिलहाल मैं बात कर रहा हूं, बाकी का मैं नहीं बोल सकता हूं क्योंकि वो अलग फैकल्टी करेंगे। लेकिन हाँ, सेफ्टी जो प्रिकॉशन है डियर, ये सेफ्टी प्रिकॉशन इससे पहले मैं आप लोग को बताया हूं, मैकेनिक डीजल वहां भी था, आरएससी वहां भी था। जैसा काम है उसमें किस चीज सेफ्टी का ध्यान रखना है ताकि आप अपने आप को और अपने को वर्कर को जोखिम होने से बचा सकते हो, उससे रिलेटेड चीजें, जैसे जो भी फिटिंग वगैरह है ना, जो भी फास्टनर्स वगैरह यूज करते हैं, ऑपरेशन यूज करते हैं, तो अलग अलग तरह का जॉब करते हैं, उन सब में क्या क्या मुझे सेफ्टी का ध्यान रखना, सेफ्टी प्रिकॉशन का ध्यान रखना, यह आपको सबसे पहला आपका आ जाता है। सेकंड यहां पे बात करा गया क्या, कुछ बेसिक फिटिंग ऑपरेशन, जैसे कि आप मार्किंग करोगे। भाई कोई भी ऐसा काम नहीं है मैकेनिकल में जहां पे आप मार्किंग करने का जरूरत नहीं पड़ता है। जैसे मान लो कि इतना बड़ा बोर्ड है, इस बोर्ड में आप सर्कल होल करना है, ड्रिल करना है, तो आप सबसे पहले करोगे ना कि इस जगह पे ड्रिल मुझे करना है, तो आप पेंसिल से या किसी भी चीज से क्या करोगे, यहाँ पे मार्क करोगे, तो मार्किंग वाला काम आएगा। हैक्सोइंग यानी कटिंग करने का चाह पड़ेगा। चिजलिंग यानी वही कटिंग का ही काम एक तरह से आ जाता है, मेटल रिमूविंग का। फाइलिंग करना भी मेटेरियल रिमूव करता है, स्मूथ करने के लिए। ड्रिलिंग करा जाता है हॉल वगैरह करने के लिए। टेपिंग करा जाता है, ग्राइंडिंग करा जाता है। ये कहीं ना कहीं जो है सब मशीनिंग का एक पार्ट होता है। तो इन सब के बारे में बेसिक ऑपरेशन, फिटिंग ऑपरेशन आपको पता होना चाहिए। इसमें एक्यूरेसी मेंटेन किया जाता है 0.25 तक, उसका ध्यान आप लोग को रखना है, राइट। फिर यहां पे बात करा गया सेकंड नंबर में क्या, मैन्युफैक्चर सिंपल सीट मेटल आइटम एज पर ड्राइंग एंड जॉइंट देम बाय सोल्डरिंग, ब्रेजिंग एंड रिवेटिंग। ये तो आपको पता है, सोल्डरिंग करेंगे, ब्रेजिंग करेंगे या फिर रिवेटिंग, ये आ जाता है जॉइनिंग प्रोसेस में। दो मेटल पीस को आपस में जॉइन करने के लिए, मेटल है या फिर एक मेटल नॉन मेटल, दो बोल सकते हो, दो मटेरियल को जॉइन करने के लिए यूज किया जाता है। सोल्डरिंग का भी, ब्रेजिंग का भी, रिवेटिंग का भी। लेकिन यहाँ पे एक परमानेंट जॉइंट होता है, जैसे रिवेटिंग की बात करेंगे, मेरा परमानेंट जॉइंट नहीं होता, टेम्पोररी जॉइंट होता है, इसको तोड़ सकते हो। लेकिन सोल्डरिंग, ब्रेजिंग जो होता है परमानेंट, एक बार जॉइंट हो गया तो हो गया, वो टूटेगा नहीं। टूटेगा मतलब वो जॉइंट नहीं अलग होगा, अलग नहीं होगा। देखो ये क्यों कहा जाता है टेम्पोररी जॉइंट रिवेटिंग को, क्योंकि अगर ये अलग होता है ना तो जॉइंट मेरा टूट जाता है, या उसको बिना जॉइंट को तोड़े भी हम लोग अलग कर सकते हैं, डिसमेंटल कर सकते हैं। लेकिन सोल्डरिंग ब्रेजिंग को अगर आपको तोड़ना है ना तो फिर वो जॉइंट ही टूट जाएगा, राइट। अब यहाँ पे भी सोल्डरिंग में और आपका क्या आ जाता है, ब्रेजिंग में डिफरेंस है ना। यहाँ वेल्डिंग नहीं मेंशन करा गया क्योंकि वेल्डिंग जरूरत नहीं पड़ता है, राइट। क्योंकि वेल्डिंग का जरूरत कहां पड़ता है, जहां पे हायर इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है वहां पे, तो वो चीज है। इसके लिए कुछ सीट मेटल का बात करा गया, अलग अलग तरह का मेटल अकॉर्डिंग टू जॉइनिंग, जैसे कोई जो भी हम कोई चीज काम करो उसके लिए आप सीट मेटल लेते हो, उसके बारे में कहा गया। थर्ड नंबर कहा गया
जॉइंट मेटल कंपोनेंट बाय रिबिटिंग, देखो वही बात है, रिबिटिंग के बारे में और थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया गया है। जॉइंट मेटल बाय आर्क वेल्डिंग, देखो वेल्डिंग है ना, तो सोल्डिंग, वेल्डिंग और आर्क वेल्डिंग, तो जहां पे मेरा वेल्डिंग का जरूरत पड़ेगा, और अधिकतर देखा जाता है जितने भी मैकेनिक आईटीआई में आता है, तो ऐसा तो वेल्डिंग कई तरह का होता है, बीटेक डिप्लोमा स्टूडेंट पढ़ते होंगे, लेकिन यहाँ पे आपको दो ही पढ़ना पड़ता है, या तो गैस वेल्डिंग या फिर आर्क वेल्डिंग, ये दो, उसके अलावा कुछ नहीं है। ऐसे आर्क वेल्डिंग में भी कई सारा आता है, लेकिन यही दो वेल्डिंग, गैस और आर्क वेल्डिंग। तो यहाँ पे आर्क वेल्डिंग का बात करा गया है, उसका प्रोसीजर जानना, क्योंकि आर्क वेल्डिंग के थ्रू आप ज्वाइंट करेंगे कई सारा मेटल को, पीस को, मेटल एलिमेंट को। फिर यहाँ पे कट एंड ज्वाइंट मेटल बाय, देखो गैस वेल्डिंग का आ गया कहानी, जिसमें ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस वेल्डिंग। ऑक्सी एसिटिलीन में क्या था, ऑक्सीजन और एसिटिलीन का लेते हैं रेशियो, है ना, ये अलग अलग तरह का लेते हैं, इसमें फ्लेम भी निकलता है, न्यूट्रल निकलता है, कार्बोराइजिंग निकलता है ना, ऑक्सीडाइजिंग निकलता है, पता होगा अगर बच्चा पहले पढ़ा होगा तो ये हम लोग दो तरह का वेल्डिंग हो गया, आर्क वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग पढ़ेंगे। देन यहाँ पे क्या कहा गया, कंपोनेंट ऑफ डिफरेंट ऑपरेशन चेक एक्यूरेसी यूजिंग दी, ठीक है, कुछ इंस्ट्रूमेंट का देखेंगे, इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम लोग चेक करेंगे एक्यूरेसी वगैरह, सही तरह से कटिंग वगैरह, ड्रिल वगैरह, ग्राइंडिंग वगैरह हो रहा है या नहीं हो रहा है ना, जैसे कोई चीज को कट कर रहे हो तो डायमेंशन सही बन रहा है कि नहीं, उसके लिए कई सारा, देखो यहाँ पे ड्रिलिंग का, रिमिंग का, ये सब में हम लोग एक्यूरेसी चेक करते हैं। और मेजरमेंट एक्यूरेसी चेक करने के लिए यूज किया जाने वाला इक्विपमेंट क्या है, जैसे वर्नियर कैलिपर हो गया, स्क्रू गेज हो गया, है ना, माइक्रोमीटर हो गया, इस तरह से कई सारा होता है, लेकिन यहाँ पे दो तीन दिया गया तो उसके बारे में पढ़ना है। देन मेक डिफरेंट फीट ऑफ कंपोनेंट असेंबल एज पर टॉलरेंस, ऑब्जर्विंग प्रिंसिपल ऑफ इंटरचेंजेबिलिटी एंड चेक दी फंक्शनलिटी। तो यहाँ पे कहा गया क्या है कि कई तरह का डिफरेंट तरह का जो हम लोग कंपोनेंट को असेंबल करते हैं, डिसम्बल करते हैं, तो उसको हम लोग थोड़ा बहुत टॉलरेंस देते हैं, छूट देते हैं, है ना। जैसे मान लो एक हॉल है, उस हॉल में आपको क्या करना है, ये कोई हॉल है, इस हॉल में इस तरह से एक नट को, है ना, ये बोल्ट को अंदर डालना है, तो बोल्ट को अंदर डालोगे तो बोल्ट का जो भी आपका ये डाया रहेगा, मान लो ये छोटा डी है तो ये मेरा बड़ा डी रहेगा, ये वाला हॉल का डी रहेगा, ये क्या रहेगा, बड़ा डी रहेगा, बड़ा रहेगा, तभी जो छोटा डी अंदर जाएगा, तो कुछ में हॉल यहाँ पे क्या दिया, टॉलरेंस दिए, छूट दिए, ताकि वो इंटर फिट हो जाए। तो इस तरह का कई सारा चीज में हम लोग देते हैं टॉलरेंस वगैरह, है ना, तो वो हम लोग पढ़ेंगे। फिर डिफरेंट तरह का फिट के बारे में, जैसे स्लाइडिंग हो गया, एंगुलर फिट हो गया, स्टेप फिट हो गया, टी फिट हो गया, स्क्वायर फिट हो गया, प्रोफाइल फिट हो गया, ये सब देखेंगे। फिर इसमें भी टॉलरेंस हम लोग देते हैं, ये सब के बारे में कुछ कुछ बात करेंगे। 8 नंबर में क्या कहा गया है, प्रोड्यूस कंपोनेंट इन्वॉल्विंग डिफरेंट ऑपरेशन ऑफ लेथ। अच्छा, यहाँ पे लेथ का कहानी आ जाता है, लेथ ऑब्जर्विंग स्टैंडर्ड प्रोसीजर चेक दी एक्यूरेसी, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशन, जैसे लेथ में कई तरह का ऑपरेशन करता है। लेथ मशीन पता है फादर ऑफ द ऑल मशीन कहा जाता है, फादर नहीं मदर कहा जाता, मदर ऑफ ऑल मशीन, क्योंकि इसमें कई तरह का ऑपरेशन कर सकते हैं। जैसे कि ड्रिलिंग आपको अगर करना तो ड्रिलिंग मशीन का यूज करोगे, टेपिंग करना तो टेपिंग मशीन होता है, ग्राइंडिंग करोगे ग्राइंडिंग मशीन होता है, फेसिंग करोगे फेसिंग मशीन होता है, फाइलिंग करोगे फाइलिंग मशीन होता है ना। लेकिन लेथ मशीन से आप ड्रिलिंग भी कर सकते हो, टेपिंग भी कर सकते हो, फिनिशिंग भी कर सकते हो, फाइलिंग भी कर सकते हो, कटिंग भी कर सकते हो, कई सारा ऑपरेशन को किया जाता है, इसलिए इसको मदर ऑफ ऑल मशीन कहा जाता है। तो उसमें कई सारा का ऑपरेशन किया जा सकता है, जैसे मैंने कहा फेसिंग, प्लेनिंग, टर्निंग, है ना, स्टेप टर्निंग, पार्टिंग टर्निंग, ये सब, चैम्फरिंग, ग्रूविंग करना, लर्निंग करना, बोरिंग करना, थ्रेडिंग करना, ये सब यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा बहुत चीज। 9 नंबर में क्या है, प्लेन एंड परफॉर्म सिंपल रिपेयर ओवरलोडिंग डिफरेंट मशीन एंड चेक दी फंक्शनलिटी, ठीक है भाई। फिर यहाँ पे कहा गया कुछ अलग अलग तरह का, यहाँ पे क्या डिफरेंट तरह का मशीन के बारे में यहाँ पे डिस्कस करना, रिपेयर मशीन के बारे में, जिसमें आपका ड्रिल मशीन आ जाता, पावर सो, बेंच ग्राइंडिंग, लेथ के बारे में, रीड इंजीनियरिंग, ड्राइंग एंड अप्ली, वही बात है, ये सब में ये टॉपिक देखने मिलता है, रीड एंड अप्लाई इंजीनियरिंग ड्राइंग फॉर डिफरेंट एप्लीकेशन इन द फील्ड ऑफ वर्क। हर एक फील्ड में आप लोग को कौन कौन सा तरह ड्राइंग का जरूरत पड़ता है उसके बारे में आपको जानना, और कहाँ पे यूज करते हैं उसके बारे में जानना। फिर डेमोन्स्ट्रेट बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल परफॉर्मिंग द प्रैक्टिकल ऑपरेशन, अंडरस्टैंड द एक्सप्लेन बेसिक साइंस इन द फील्ड ऑफ स्टडी, वही बात है, फील्ड ऑफ स्टडी में अलग अलग तरह का जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट होता है, प्रिंसिपल होता है, उसके बारे में आपको जानना यहाँ पे पड़ेगा। 12th नंबर में क्या कहा गया, मेक एंड असेंबल कंपोनेंट ऑफ डिफरेंट मेटिंग सरफेस एज पर रिक्वायर्ड टॉलरेंस बाय यूजिंग दी फिनिशिंग ऑपरेशन, ये वही वाला बात है, जितने तरह का अलग अलग तरह का डिफरेंट तरह का ऑपरेशन होता है, जहां पे हम लोग सरफेस को ध्यान रख के बनाया जाता है, टॉलरेंस का ध्यान रख के मेंटेन किया जाता है, अलग अलग तरह फास्टनर्स का यूज करते हैं, होल्डिंग के लिए, सपोर्ट के लिए, उसके बारे में जानना, टूल के लिए, है ना, तो वो चीज यहाँ पे दिया गया, अलग अलग तरह का देख सकते हो, डिफरेंट मेटिंग सरफेस टूल जो है ये यहाँ पे पूरा मेंशन करा गया है, राइट। डिफरेंट सरफेस फिनिशिंग ऑपरेशन, अलग अलग तरह का जो फिनिशिंग ऑपरेशन करते हैं, फिनिश मतलब कि कोई सरफेस को कटिंग किए, आप कटिंग करने के बाद मान लो इस तरह का मेरे को सरफेस चाहिए, रेक्टेंगुलर चाहिए, लेकिन रेक्टेंगुलर नहीं है, थोड़ा उबर खाबड़ है ना, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, फिनिशिंग करके इसको हटाएंगे ताकि सरफेस मेरा चिकना हो, तो उसके लिए अलग अलग तरह का स्केर्पिंग, लेपिंग, होनिंग,
अलग अलग तरह फास्टनिंग कंपोनेंट भी आ जाता है, डोवेल पिन, स्क्रू पिन, बोल्ट, की, कोटर। आप बोलेंगे सर फास्टनर्स क्या था? फास्टनर बेसिकली होल्डिंग या सपोर्ट डिवाइस होता है, उसमें ये टॉपिक आ जाता है। जैसे मान लो बोल्ट, बोल्ट का रहे, की का रहे, कटर का रहे, स्क्रू का रहे, पिन का रहे। जैसे पिन, पिन क्या करता है? दो चीज को होल्ड करने का काम रहता है, तो होल्डिंग एंड सपोर्ट का काम रहता है फास्टनर्स का। तो ये बहुत सारा चीज इक्विपमेंट हम लोग यूज करते हैं अलग अलग डिवाइस में, है ना, मेटल मटेरियल में, तो उसके बारे में पढ़ना है। फिर डिफरेंट तरह का फास्टनिंग टूल्स, हैंड ऑपरेटिंग पावर टूल के बारे में यहाँ पे पढ़ना आपको है। फिर मेक डिफरेंट गेज बाय यूजिंग द स्टैंडर्ड टूल, इक्विपमेंट चेक, ओके, एक्यूरेसी। डिफरेंट तरह का गेज जैसे लिख दिया गया, स्नैप गेज के बारे में, गैप गेज के बारे में, उसका एक्यूरेसी चेक करना है। अप्लाई अ रेंज ऑफ स्किल टू एग्जीक्यूट पाइप जॉइंट, डिसमेंटल असेंबल वाल्व फिटिंग, ठीक है भाई, पाइप एंड टेस्ट लीकेज, तो पाइप फिटिंग के बारे में जानना, उसका डिसेंबल करना, असेंबल करना, और इसके रिलेटेड जो भी आपका लीकेज हो रहा है उसका टेस्ट वगैरह करना, राइट। तो रेंज ऑफ स्किल में होना चाहिए इसमें कटिंग, थ्रेडिंग, ये सब, जॉइनिंग, बेंडिंग। फिर मेक ड्रिल, जी कैन प्रोड्यूस कंपोनेंट ऑफ द ड्रिल, तो ड्रिल के बारे में आपको पता होना चाहिए, उसका करेक्ट वगैरह कैसे हम लोग करते हैं, है ना। फिर रिपेयर, असेंबल करना, अलग अलग तरह का पावर ट्रांसमिशन, ये सब देखना। फिर डिफरेंट आपका मैकेनिकल कंपोनेंट जो आ जाता है डैमेज, जैसे आपका पुली, गियर, की, इन सब का नॉलेज होना, ठीक है। इन सब में अलग अलग तरह का न्यूमेटिक और हाइड्रोलिक कंपोनेंट, देखो ये भी बार बार देखने को मिलता है, न्यूमेटिक हाइड्रोलिक कंपोनेंट, इसके बारे में जानना आपको पड़ेगा, कॉमन टॉपिक है। फिर यहाँ पे आ जाता है कुछ क्या, डिफरेंट तरह का कंपोनेंट, जैसे कंप्रेसर, प्रेशर गेज, जो हम लोग यूज़ करते हैं, है ना, यूज़ करते हैं अलग अलग तरह का न्यूमेटिक और हाइड्रोलिक कंपोनेंट में। तो न्यूमेटिक हाइड्रोलिक में कहीं ना कहीं हम लोग कंप्रेसर का यूज़ करते हैं, प्रेशर गेज का यूज़ करते हैं, फिल्टर रेगुलेटर का यूज़ करते हैं, लुब्रिकेशन का यूज़ करते हैं, है ना, वाल्व और एक्यूटर का यूज़ करते हैं, उन सब के बारे में पता होना चाहिए आपको। देने पे कहा गया प्लान एंड परफॉर्म बेसिक डे टू डे, क्या है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, रिपेयर एंड चेक फंक्शनलिटी, यानी कि डे टू डे पे आप कैसे किसी चीज़ को मेंटेन करते हो, रिपेयर करते हो, उसके फंक्शनलिटी को चेक करते हो, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। प्लान इरेक्ट सिंपल मशीन एंड टेस्ट टूल मशीन, इसके बारे में पता होना चाहिए। सिंपल मशीन में आ जाता है जैसे ड्रिल मशीन हो गया, पावर्स हो गया, लेथ हो गया, इसके बारे में पता होना चाहिए। उसके फील्ड ऑफ वर्क में और एप्लीकेशन आपको पता होना चाहिए। और देन आपका मैथमेटिकल जो कॉन्सेप्ट है और जो भी आप ऑपरेशन है, जिससे आप बेसिक साइंस जान सको अपने फील्ड ऑफ वर्क में या फील्ड स्टडी में। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप लोग को फिटर में देखने को मिलेगा, राइट। तो दीज आर सम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और चैप्टर इन केस ऑफ फिटर ट्रेड। तो ये सब चीज़ें हैं और बहुत ही अच्छी तरह से हम लोग पढ़ेंगे, बिल्कुल टेंशन ना लो। व्हाट्सएप ग्रुप में बस आप लोग ज्वाइन हो जाओ, आपको पता चल जाएगा कि कब आप लोग का क्लास जो है वो रिज्यूम करा जाएगा, स्टार्ट होगा बैच में, राइट। तो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्लीज़ मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, क्योंकि देखो बात ये है ना, क्योंकि आईटीआई वाले स्टूडेंट बहुत ही कम होते हैं, राइट। मानते हैं कि यहाँ पे डिप्लोमा वाले बेटिक भी स्टूडेंट भी है और आपके बीटेक वाले स्टूडेंट भी है, बी वाले स्टूडेंट भी है, पॉलिटिकल वाले स्टूडेंट भी है। तो आपको ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करना, और प्लीज़ ग्रुप में वही बच्चा ज्वाइन करना जो सीरियसली इस एग्जाम का तैयारी करने के लिए सोच रहा है ना। आपको बस ये लग रहा है कि मैं ग्रुप में ज्वाइन हो जाता हूँ, नहीं, अगर आपको सच में करना प्रिपरेशन तो आप ज्वाइन होना और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे तक शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आए और हम लोग कोर्स को स्टार्ट करें। क्योंकि कोर्स को अगर स्टार्ट करा जाए, मैकेनिकल में आप देख सकते हो ना 5 ट्रेड है, तो 5 ट्रेड में आप समझ सकते हो कि हर एक ट्रेड में अगर कोर्स आएगा तो 100-150 घंटा का पूरा लेक्चर आने वाला, तब जाके एक ट्रेड कंप्लीट होता है। तो 500-600 घंटा पढ़ाना, मतलब 4-5 महीना पूरी तरह से 6 महीने तक आपको पढ़ाना पड़ेगा। तो बच्चे अगर बहुत ज़्यादा नहीं होंगे ना तो फिर बहुत दिक्कत होगा बैच को स्टार्ट करने में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे तक शेयर करो, क्योंकि हम लोग एक बार जब उतर जाएंगे ना, देखो बात ये नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट का अभी भी कॉल आता है, आप देखते हो व्हाट्सएप ग्रुप में भी, और बहुत सारे स्टूडेंट का कॉल आ रहा है कंटिन्यूअसली, सर बैच कब से स्टार्ट हो रहा है, बैच कब से स्टार्ट हो रहा है, कंटिन्यूस बोल रहे स्टूडेंट। लेकिन हम लोग का काम क्या होता है ना, एक बार अगर हम लोग उतर गए तो फिर हम लोग इसका 100% देते हैं। उस टाइम पे बच्चे 4 रहे, 5 रहे, 100 रहे, 500 रहे, 1000 रहे या 2000 रहे या 5000 रहे, मतलब कहने का मतलब क्या है, हम लोग अपना 100% दे देते हैं, पूरा जी जान झोंक देते हैं, चाहे बच्चे 2 रहे या 4 रहे या 100 रहे, समझ गए ना। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि पहले बच्चे इंटरेस्टेड ज्यादा रहे, कि एक बार अगर कूद जाएंगे ना तो उसमें हम लोग को पूरा करवाना है। ये किसी भी एग्जाम में होता है कि एक बार अगर कोई चीज डिसाइड कर ली कि इस एग्जाम का प्रिपरेशन करवाना है तो पूरा करके रवाएंगे, चाहे कम बच्चे रहे या ज्यादा बच्चे रहे। तो उसके डिसीजन के लिए थोड़ा टाइम मुझे लगेगा, क्योंकि पूरा का पूरा फैकल्टी यहाँ पे सब उतर जाएंगे, हर एक आपके ट्रेड के फैकल्टी उतरेंगे, टेक्निकल भी आपको अगर पढ़ना है तो उसके बारे में, नॉन टेक्निकल भी है तो उसके बारे में उतरा जाएगा। और इन सब में कहीं ना कहीं आप देखोगे टाइम बहुत लग जाता, पूरा टीम उतरेगी। तो वो थोड़ा बहुत स्टूडेंट आप लोग इंटरेस्ट दिखाओ तो हम लोग जल्द ले आएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।
और एक ट्रेड को लेकर आने वाले एग्जाम में मैं आपको बता देता हूं। पहले किस ट्रेड के बारे में बात करेंगे, मैकेनिकल का, ड्राफ्ट में मैकेनिकल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डियर स्टूडेंट, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय एवरीवन।